हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यादव लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले बीपीएससी टीआरई का कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस किए हैं इससे पहले वाले वीडियो में। यदि आप उसको देखना चाह रहे हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं या मेरे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे। ये विद्यालय अध्यापक परीक्षा 2024 जो सामाजिक विज्ञान टीआरई 3 का निरस्त हुआ था 15/3/2024 को पेपर हुआ था, लेकिन निरस्त हो गया था। उसी का जीके और जीएस के जितने भी प्रश्न थे उसका व्याख्या सहित हम लोग देखेंगे। दोस्त, यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 को टारगेट करके अपनी तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल लर्न विथ इंडिया से जुड़ करके तैयारी अपना कर सकते हैं। और दोस्त, यदि आप जो मैं पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ प्राप्त करना चाह रहे हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ इंडिया 2024 लर्न विथ इंडिया ऑफिशियल है, लर्न विथ इंडिया ऑफिशियल पर विजिट करके आप डेली बेस पे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। ये प्रीवियस ईयर पेपर है। बीपीएससी टीआरई का जो सिलेबस होता है 6 to 8 के लिए, इसी को हम लोग डिस्कस किए थे और इसी पर आधारित मतलब इसी से का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हूँ। इसमें जो बीपीएससी टीआरई का पेपर होता है वह 4 पार्टों में विभाजित होता है, 3 पार्टों में। एक में भाषा से संबंधित प्रश्न आता है, पार्ट 2 में जनरल स्टडीज आता है यानी जीके जीएस के प्रश्न आते हैं, और पार्ट 3 में सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं। तो हम लोग पार्ट 2 जिसमें जनरल स्टडीज पूछी जाती है, जिसमें 40 प्रश्न होते हैं, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। ये पेपर बीपीएससी टीआरई जो निरस्त हुआ था वही वाला पेपर है। प्रश्न नंबर पहला है, जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं? जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं? तो जियो स्टेशनरी उपग्रह होता क्या है इसको जानते हैं। जियो स्टेशनरी उपग्रह एक पृथ्वी परिक्रमा उपग्रह है जो भूमध्य रेखा के सीधे लगभग 22,300 मील या 35,800 किमी की ऊंचाई पर रखा जाता है। कितने पर? 22,300 मील या 35,800 किमी ऊंचाई पर रखा जाता है। ये उपग्रह उसी दिशा में घूमते हैं जिस दिशा में पृथ्वी घूमती है। जो जियो स्टेशनरी उपग्रह हैं वह पृथ्वी की दिशा में ही घूमते हैं, और जियो स्टेशनरी उपग्रह ट्रांसपोर्टर से सुसज्जित होते हैं जो पृथ्वी से रेडियो सिग्नल प्राप्त करते हैं और बढ़ाते हैं और पुनः प्रसारित करते हैं। इनका उपयोग, जियो स्टेशनरी का उपयोग क्या होता है? दूरसंचार, प्रसारण, रिमोट सेंसिंग और नेविगेशन सहित कई प्रकार के अनुप्रयोग में प्रयोग किया जाता है। जो इस जियो स्टेशनरी है इसके बारे में डिटेल था। तो प्रश्न दिया है, जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः कितनी ऊंचाई पर होता है? 15,000 किमी पर, 35,000 किमी पर, 981 किमी पर, या उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बताई हूँ कि जो जियो स्टेशनरी उपग्रह है एक पृथ्वी परिक्रमा उपग्रह है जो भूमध्य रेखा से सीधे लगभग 22,300 मील या 35,800 किमी की ऊंचाई पर रखा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कोई नहीं है, यहाँ पर 35,000 दिया है, किमी में दिया है तो 35,000 दिया है, जबकि यहाँ पर 35,800 किमी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई सही होगा। इसका एग्जैक्ट आंसर, जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः 35,800 km की ऊंचाई पर रखा जाता है, इसलिए प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत प्रवाह को प्रदर्शित नहीं करता है? आई आर स्क्वायर, वी आई आर स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो किसी पथ में आई आर स्क्वायर विद्युत प्रवाह को प्रदर्शित नहीं करता है। इसको थोड़ा और जान लेते हैं। आई आर स्क्वायर जो है किसी परिपथ में विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है। विद्युत शक्ति की दर प्रति मिनट यूनिट समय होता है जिस पर विद्युत ऊर्जा एक विद्युत परिपथ द्वारा संचालित होती है। यदि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी हो और उसके प्रवाहित धारा आई हो तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर आई आर होता है। ओम के नियम के अनुसार V बराबर आई आर होता है। आर एक नियतांक है। ओम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओम के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। मतलब दिया है कि V समानुपाती आई, यानी धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। ये नहीं होगा।
ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न दिया है साबुन उद्योग का उपजात क्या है? नैफ्थलीन, कास्टिक सोडा, ग्लिसरॉल, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो साबुन उद्योग का उपजात ग्लिसरॉल है। साबुन उद्योग का उपजात ग्लिसरॉल होता है। वस्तुतः साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम कवड़ हैं। इसमें पामेस्टिक अम्ल, सिएस्टिक अम्ल और ओकोइक अम्ल प्रमुख हैं। अच्छे साबुन में 10% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। ये साबुन उद्योग के बारे में थोड़ा जानकारी थी। प्रश्न नंबर 5 है प्रदीप्ति ट्यूब से प्राप्त, प्रश्न दिया है प्रदीप्ति ट्यूब से प्राप्त प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? प्रश्न दिया है प्रदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? मरकरी वाष्प और आर्गन का, सोडियम ऑक्साइड और आर्गन का, सोडियम वाष्प और नियॉन का, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो प्रदीप्ति ट्यूब में प्रायः मरकरी वाष्प और आर्गन का प्रयोग किया जाता है। प्रदीप्ति ट्यूब कांच की एक लंबी ट्यूब होती है। इसके अंदर की दीवारों पर प्रदीप्तिशील पदार्थ का लेप होता है। इस ट्यूब में मरकरी गैस के साथ कुछ अक्रिय गैस जैसे आर्गन आदि को भरा जाता है। ट्यूब में ऊष्मा ऊर्जा कम उत्पन्न होता है, इसलिए 60 से 70% विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। इस कारण ट्यूब की दक्षता बल्ब से अधिक होती है। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर मरकरी वाष्प और आर्गन होगा। प्रश्न नंबर 5 है रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? बिम्बाणु जिसे प्लेटलेट्स कहा जाता है, प्लाविका जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, लसिका जिसे लिम्फ कहा जाता है, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त में जो तरल माध्यम होता है वो प्लाज्मा होता है। ऑप्शन बी सही होगा, जिसे प्लाविका भी कहा जाता है। रक्त का तरल माध्यम होता है। जो रक्त का प्लाज्मा होता है रक्त का तरल माध्यम होता है। यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा और क्षारीय द्रव होता है। प्रश्न आ जाएगा कि प्लाज्मा कैसा होता है? तो हल्के पीले रंग का चिपचिपा और क्षारीय द्रव होता है, जो आयतन में संपूर्ण रुधिर का 55% भाग और शेष 45% में रुधिर कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा में 90% भाग जल तथा शेष 10% भाग में प्रोटीन तथा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। प्रश्न नंबर 6 पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होती है? एमिनो एसिड, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पाचन के बाद प्रोटीन एमिनो एसिड में परिवर्तित होता है। पाचन प्रक्रिया प्रारंभ होने पर प्रोटीन अमीनो एसिड में, वसा ग्लिसरॉल में और कार्बोहाइड्रेट्स तरल ग्लूकोज में टूट जाते हैं। पाचन क्रिया प्रारंभ होने पर प्रोटीन किस में? अमीनो एसिड में, और वसा ग्लिसरॉल में और कार्बोहाइड्रेट तरल ग्लूकोज में टूट जाते हैं। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जो लगभग 18 से 20 अमीनो एसिड के भिन्न भिन्न संयोजनों से बना होता है। अब प्रोटीन शारीरिक वृद्धि और प्रक्रियाओं के लिए जरूरी है। इसकी कमी से शारीरिक व मानसिक वृद्धि रुक जाती है। शिशुओं में सूखा रोग तथा क्वासिक्योर नामक रोग इसी की कमी से होता है। प्रश्न आ जाएगा कि शिशुओं में सूखा रोग और क्वासियोकोर नामक रोग किस कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 7 है क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्मुक्त होती है तो निम्न में से क्या निर्दिष्ट होता है? बीटा मालिक्यूल, ओजोन मालिक्यूल, एच मालिक्यूल, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में कार्बन निर्मुक्त होती है तो ओजोन मालिक्यूल विनिष्ट होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन, जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन होता है, जबकि वातावरण में जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुक्त होता है तो ओजोन अणुओं को क्षरण करता है। समताप मंडल में यह 60 से 110 साल तक रह सकते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापारिक नाम फ्रेयान है। प्रश्न आ जाएगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापारिक नाम क्या है? तो फ्रेयान। अगला प्रश्न है इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं? उत्पादक, अपघटक, द्वितीय उपभोक्ता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इकोसिस्टम में बैक्टीरिया अपघटक के रूप में क्रियाशील होते हैं। जो इकोसिस्टम में बैक्टीरिया व कवक अपघटक मृतजीवी होते हैं, ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करते हैं। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एजी तांसले ने किया था। अब आ गया इकोसिस्टम में बैक्टीरिया के रूप में क्रियाशील होते हैं अपघटक। अगला प्रश्न है हाल ही में ताइवान में निर्वाचित राष्ट्रपति लाई जिंगते को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देने के बाद किस देश की सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर को
आग से न खेलने की चेतावनी दी है। प्रश्न एक बार और देखते हैं। हाल ही में ताइवान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंगते को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देने के बाद किस देश की सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर को आग से न खेलने की चेतावनी दी है? वियतनाम, उत्तर कोरिया, चीन, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो चीन की सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर को आग से खेलने की चेतावनी न खेलने की चेतावनी दी है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ताइवान में नवनियुक्त राष्ट्रपति जो लाई चिंगते को उनकी जीत पर फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर ने जब बधाई दी थी तो चीन को यह नागवार गुजरा। उसने तुरंत फिलीपींस को चेतावनी देते हुए कहा और उसके राजदूत को तलब कर अपना विरोध जताते हुए आग से न खेलने की चेतावनी दी थी। प्रश्न नंबर 10 है। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक कौन थे, जिनकी 54वीं वार्षिक बैठक 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी? प्रश्न दिया है विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक कौन थे, जिनकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई है? पियरे वर्नर, बोर्गे ब्रेडे, क्लास श्वाब, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो वे क्लास श्वाब थे। आइए थोड़ा इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक जर्मन प्रोफेसर क्लास श्वाब हैं। उन्होंने वर्ष 1971 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में इनकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी किसकी? विश्व आर्थिक मंच की। कब हुई थी? 1971 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी 54वीं वार्षिक बैठक 15 से 19 जनवरी 2024 में दावोस में आयोजित की गई थी। स्विट्जरलैंड सरकार द्वारा इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता दी गई है इसे। दोस्तों, और अगले वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी जिससे आप लोगों को परेशानी होगी, इसका पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है।